हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम कैंपस। माई सेल्फ नितेश एंड आज से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करें, इसका नाम है कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एसएससी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी एमआरसी, डीएमआरसी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट हम पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज आर कंट्रोलर प्लस सिस्टम। अर्थात यदि हम एक सिस्टम को एक कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दें, यदि एक सिस्टम को एक कंट्रोलर के साथ जोड़ दिया जाए तो वह सिस्टम कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम विद कंट्रोलर इज कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम। तो सिस्टम कंट्रोलर के साथ एक सिस्टम को हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास एक ब्लॉक है जिसे हम एज अ सिस्टम ट्रीट कर रहे हैं। सो दिस इज आवर सिस्टम एंड वी हैव अनदर ब्लॉक, और हमारे पास एक और ब्लॉक है जो कि एज अ कंट्रोलर ट्रीट कर रहे हैं। अब यदि इन दोनों ब्लॉक को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल सिस्टम। तो इस पूरी एंटाइटी को हम एक कंट्रोल सिस्टम की तरह से ट्रीट करेंगे। दिस इज आवर कंट्रोल सिस्टम। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंट्रोलर हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर एक्सेट्रा। तो ऑफ कोर्स इन सभी कंट्रोलर्स को हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज सिस्टम। तो सिस्टम्स आर फंक्शनल एलिमेंट्स, फंक्शनल ब्लॉक और फंक्शनल यूनिट। सिस्टम वो फंक्शनल ब्लॉक या वो फंक्शनल यूनिट होता है जो कि कोई सर्टेन टास्क परफॉर्म करता है। तो सिस्टम A system is a functional block or unit that perform certain task। तो सिस्टम एक ऐसा फंक्शनल ब्लॉक होता है या एक ऐसा यूनिट होता है जो कोई सर्टेन टास्क को परफॉर्म करता है। सिस्टम इज अ फंक्शनल ब्लॉक और यूनिट दैट परफॉर्म सर्टेन टास्क। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर एक सिस्टम की तरह से होता है जिसमें डिफरेंट फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, नाक, कान, गला आदि। ये सभी फंक्शनल एलिमेंट कोई ना कोई एक सुनिश्चित कार्य करते हैं। अब यदि हम इन सभी फंक्शनल एलिमेंट से कोई अपनी इच्छानुसार कोई कार्य कराना चाहते हैं
तो हमें एक कंट्रोलर की नीड होगी। तो ह्यूमन बॉडी में ब्रेन एक कंट्रोलर की तरह से वर्क करता है, जो डिफरेंट फंक्शनल एलिमेंट्स को कमांड करता है, कंट्रोल करता है एंड डायरेक्ट करता है। तो जितने भी कमांड्स हैं, जितने भी सिग्नल्स हैं और जितने भी कंट्रोलिंग्स हैं, वो सभी ब्रेन करता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रेन वर्क एज अ कंट्रोलर एंड अदर फंक्शनल एलिमेंट वर्क एज अ सिस्टम इन आवर बॉडी। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, दैट इज आर टाइप ऑफ सिस्टम। तो फर्स्ट वन इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। And second one is closed loop तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। लेट्स सी व्हाट इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो फर्स्ट वन इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो फर्स्ट इज first is open loop control system। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में यदि हम एक कंट्रोलर को, यदि एक सिस्टम को एक कंट्रोलर से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाए, यदि एक सिस्टम को एक कंट्रोलर से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाए तो वह ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम वी हैव अ सिस्टम have another block that is our controller। तो दिस इज आर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने कंट्रोलर के इनपुट पर सिग्नल अप्लाई किया है। इट इज आर ऑफ टी। तो सिग्नल इन कंट्रोलर के इनपुट पर जो सिग्नल जो अप्लाई किया है उसको हम लोग आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेफरेंस इनपुट कहलाता है। कंट्रोलर के जो आउटपुट पर जो हमें आउटपुट मिलेगा उसको हम यू ऑफ टी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्चुएटिंग सिग्नल। नाउ व्हाट इज एक्चुएटिंग सिग्नल? एक्चुएटिंग सिग्नल होता क्या है? तो एक्चुएटिंग सिग्नल वो सिग्नल होता है जो कि सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, एक नेसेसरी सिग्नल दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय सिस्टम। तो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो सिग्नल नेसेसरी होता है वो हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल होता है। अब यदि यह सिग्नल यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, यदि यह सिग्नल यहाँ पर अवेलेबल ना हो तो सिस्टम कोई कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। तो देयरफॉर दिस एक्चुएटिंग सिग्नल इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। और हमारे पास जो सिस्टम है, सिस्टम के आउटपुट पर जो सिग्नल मिलता है उसको सी ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस क्योंकि सिस्टम हमारा कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड आउटपुट। तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड आउटपुट। सो यहाँ पर हमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो नोट करने हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए। दैट इज आर फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टम कंट्रोलर डज नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग एट द आउटपुट ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम के आउटपुट पर क्या हो रहा है कंट्रोलर को इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलर डज नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग एट the
आउटपुट ऑफ सिस्टम, अर्थात यदि सिस्टम के आउटपुट पर कोई चेंज आता है तो कंट्रोलर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको डिटरमाइन नहीं कर पाएगा और इसी कारण से कंट्रोलर उसको करेक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल। ये इस टाइप के सिस्टम हमारे पास जो है इसका डिसएडवांटेज यही है कि सिस्टम हमारे पास अनरिलायबल है और इनएक्यूरेट है। तो यहाँ पर लिखते हैं डिसएडवांटेज। तो disadvantages, this type of signals are inaccurate, this type of signals are inaccurate, ये सिग्नल हमारे पास इनएक्यूरेट होते हैं और अनरिलायबल होते हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, अनरिलायबल होते हैं। तो ये सिस्टम हमारे पास, दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिस्टम इनएक्यूरेट होते हैं और अनरिलायबल होते हैं। दिस आर द डिसएडवांटेज। दिस आर द डिसएडवांटेज। और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम। तो इस टाइप के सिस्टम्स हमारे पास, क्योंकि ये सिस्टम सिंपलर होते हैं, बहुत ही सिंपल सादे सिस्टम्स होते हैं, इसीलिए ये बहुत सस्ते भी होते हैं। तो दिस सिस्टम्स आर सिंपलर एंड चीप। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम। सो एग्जाम्पल के लिए हम लोगों के पास ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए हमारे पास वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो माइक्रोवेव, ओवन और वॉशिंग मशीन जो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हम चाहें तो इसको समझ सकते हैं कि वॉशिंग मशीन में आपने जो भी क्लोथ्स डाले हैं वॉश करने के लिए और एक सर्टेन टाइम के लिए उसको ऑन कर दिया है, तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वह वॉश जो क्लोथ्स हमने डाले हैं उनको चेक नहीं करेगा कि प्रॉपर्ली धुले हैं या नहीं, वो अपने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए वर्क करेगा और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। और वॉशिंग मशीन भी हमारे पास ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन के अंदर आप फूड कुक करने के लिए पुट कर देते हो और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए उसको छोड़ देते हो, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो वहाँ पर वो ये चेक नहीं करता कि प्रॉपर्ली हमारा फूड कुक हुआ है या नहीं, वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए ऑन होगा और उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ क्लोज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। Next is our this is an example of open loop control system, and next is our closed loop control system. तो हेडिंग डालेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। नाउ व्हाट इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। हमारे पास यहाँ पर एक कंपैरेटर होता है, हियर वी हैव अ कंपैरेटर। यहाँ पर एक हमारे पास कंपैरेटर होता है जो कि एक कंट्रोलर से कनेक्टेड रहता है। दिस इज आवर कंट्रोलर, दिस इज द कंपैरेटर इज कनेक्टेड विद कंट्रोलर। ये कंपैरेटर हमारा कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद हमारे पास दिस आर कंट्रोलर, we have another block that is our system. So this is our system. यहाँ पर हमारे पास एक और ब्लॉक होता है, इसको हम लोग फंक्शनल फीडबैक एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फीडबैक एलिमेंट है। तो दिस इज आवर फीडबैक एलिमेंट। ओके,
दिस इज आवर फीडबैक एलिमेंट। तो सिस्टम के आउटपुट को एक फीडबैक एलिमेंट के थ्रू, यदि सिस्टम के आउटपुट को एक फीडबैक एलिमेंट के थ्रू, यदि सिस्टम के आउटपुट को एक फीडबैक एलिमेंट के थ्रू कंट्रोलर के इनपुट पर अप्लाई कर दिया जाए, तो यदि सिस्टम के आउटपुट को फीडबैक एलिमेंट के थ्रू कंट्रोलर के इनपुट पर अप्लाई कर दिया जाए तो इस टाइप के सिस्टम हमारे पास क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट में C ऑफ t है, दिस इज आवर C ऑफ t। फीडबैक एलिमेंट से सिग्नल मिल रहा है उसको हम लोग B ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो सिग्नल हम लोग अप्लाई करते हैं उसको रेफरेंस इनपुट बोलते हैं और R ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों सिग्नल का रिजल्टेंट यहाँ पर हमें एक एरर सिग्नल मिलता है एंड इस एरर सिग्नल के अनुसार एक कंट्रोलर इस एरर सिग्नल के साथ अनुसार कंट्रोलर एक आउटपुट सिग्नल जनरेट करते हैं, इसको हम ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज आवर मैनिपुलेटेड सिग्नल। तो यहाँ पर हमारे पास समटाइम वी हैव पॉजिटिव, समटाइम वी हैव नेगेटिव। तो यदि पॉजिटिव है तो इसका मतलब है पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव है तो नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट को सिस्टम के आउटपुट को कंट्रोलर के इनपुट पर फीडबैक कराया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक कंसेप्ट आएगा। तो यहाँ पर यदि पॉजिटिव हमारे पास साइन है तो इसका मतलब है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव फीडबैक। तो एरर सिग्नल E ऑफ t इज इक्वल्स टू R ऑफ t माइनस प्लस माइनस B ऑफ t। तो ये रिलेशन एरर सिग्नल कंसिडर करता है। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग देखते हैं कि अगर कंट्रोलर के आउटपुट पर कोई चेंजेस आता है तो फीडबैक सिग्नल पर चेंजेस आएंगे, फीडबैक सिग्नल पर चेंज आएंगे तो एरर सिग्नल पर चेंज आएंगे और एरर सिग्नल पर चेंज आएगा तो कंट्रोलर को ये डिटरमाइन हो जाएगा कि सिस्टम के आउटपुट पर कोई एरर आया है और उस एरर को रिमूव करने के लिए वो मैनिपुलेटेड सिग्नल को चेंज करेगा। तो वो मैनिपुलेटेड सिग्नल को कुछ इस तरह से चेंज करेगा कि सिस्टम के आउटपुट पर जो एरर आया है उसको रिमूव कर पाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि और R ऑफ t is our reference signal a reference input, C of t is the controlled output, B of t is the feedback signal and E of t is the error signal. So in this way we can define all the parameters. यहाँ पर M of t is the manipulated signal. So ये हमारे पास सारे के सारे पैरामीटर्स है जो कि सिस्टम के अंदर हैं और ये हमारे पास क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में भी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलर नोज व्हाट इज हैपनिंग एट द आउटपुट ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम के आउटपुट पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, उनको कंट्रोलर डिटेक्ट कर सकता है, उनको कंट्रोलर को उनके बारे में इंफॉर्मेशन है तो उनको रिमूव भी कर सकता है।
तो इसी तरह से हमारे पास हम सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज दिस इज एक्यूरेट, दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर एक्यूरेट। ये सिस्टम बहुत ही एक्यूरेट होते हैं और एक्यूरेट होने के साथ साथ ये सिस्टम रिलायबल भी होते हैं, इनके ऊपर भरोसा भी किया जा सकता है। तो दिस सिस्टम्स आर रिलायबल। अब इनके ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस हो गए हैं, और डिसएडवांटेज क्या होंगे? ज़्यादा एडवांटेज, और क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, और क्योंकि ये वो सिंपल सिग्नल्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, दिस सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स। ये सिस्टम बहुत ही जटिल हैं, इसीलिए ये सिस्टम बहुत ही कॉस्टली भी होते हैं, महंगे भी होते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोलर इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। जो टेम्परेचर कंट्रोलर जो है अपने आसपास के सराउंडिंग का टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है, और उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी सिस्टम है, जैसे फ़ैन या कूलर, जो भी सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। तो इट इज़ अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है ये क्वेश्चन ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे मिलता ही है। तो लेट्स सी व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन। Let's see what is transfer function. तो ट्रांसफर फंक्शन पे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये सब्जेक्ट ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आप लोग स्टार बना लेना। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, so therefore we giving here 4 stars दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, दिस इज आवर सिस्टम। और यहाँ पर हमने इसके इनपुट पर एक सिलेक्टेड इनपुट अप्लाई किया है, दिस इज आवर सिस्टम। और यहाँ पर हमने इनपुट में एक सिलेक्टेड इनपुट अप्लाई किया है, और हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो वी हैव सिलेक्टेड इनपुट, and we have output. अब आउटपुट को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, वी कैन डिफाइन द आउटपुट एज आउटपुट इज इक्वल्स टू अफेक्ट ऑफ सिस्टम पैरामीटर इनटू सेलेक्टेड इनपुट। तो in this way we can define the output. तो आउटपुट को किस तरह से डिफाइन किया सकता है कि हमारे पास we have a output is defined as effect of system parameter on input. तो सिस्टम के जो भी पैरामीटर्स है, जो भी सिस्टम के फंक्शन एलिमेंट्स हैं, उनका इनपुट पर जो भी अफेक्ट होगा वही हमें आउटपुट देगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट अफेक्ट ऑफ सिस्टम पैरामीटर, द अफेक्ट
of system parameter is equals to output upon input. तो इफेक्ट ऑफ सिस्टम पैरामीटर इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। इसका मतलब है कि सिस्टम के आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सिस्टम के बिहेवियर क्या है, किस तरह से सिस्टम बिहेव कर रहा है, उसको अगर हमें निकालना है तो आउटपुट अपॉन इनपुट कर देंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो ले लें। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ सिस्टम पैरामीटर इज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है। सो सिस्टम का एक मैथमेटिकल इक्वेशन होना चाहिए, आपको मैथमेटिकली एक इक्वेशन आपको ड्राइव करना पड़ेगा जो कि सिस्टम के बिहेवियर को हमें बता सके। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो यह एक्सप्लेन करता है कि सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो ट्रांसफर फंक्शन, वी कैन डिफाइन ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ तरह से। तो ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज, तो ट्रांसफर फंक्शन is a function, transfer function, in short we will write it as t dot f. So transfer function is a function that explain of system parameter, that explains effect of system parameter on selected input to produce output. तो जो भी हमारा सिलेक्टेड इनपुट हमने सिस्टम पर अप्लाई किया है, तो सिस्टम उसको किस तरह से बिहेव करेगा, उस सिस्टम उसको किस तरह से चेंज करेगा ताकि हमें आउटपुट मिल सके। तो ट्रांसफर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि सिस्टम के बिहेवियर को मैथमेटिकली डिफाइन करता है, सिस्टम के बिहेवियर को मैथमेटिकली डिफाइन करता है। So in one line we can define it as, in one line we can define transfer function as, transfer function is a function that explain the behavior of system mathematically. Now इसको हम लोग मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकली जो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो हम लोग देखते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन t of s is defined as, transfer function t of s is defined as Laplace transform of output to the Laplace transform of input। यहाँ पर एक और लाइन ऐड करनी है, assuming all initial values so transfer function is defined as Laplace transform of output to the Laplace transform of input assuming all initial values 0। तो ट्रांसफर फंक्शन को कुछ इस तरह डिफाइन किया सकता है कि रेशियो ऑफ Laplace transform of output to the Laplace transform of input assuming all initial values 0। अब इसका मतलब क्या है, लाइन का जो मतलब है एज्यूमिंग ऑल इनिशियल वैल्यू 0, तो इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक प्रीवियसली यूज्ड कैपेसिटर है, हमने एक कैपेसिटर को पहले भी यूज़ किया है और आज हमको उसको एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना है। तो जैसे हम उसको सर्किट में ज्वाइन करेंगे, सर्किट में लगाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट इज स्टार्ट एट t इज इक्वल्स टू 0, एक्सपेरिमेंट इज स्टार्ट एट t इज इक्वल्स टू 0।
तो जैसे ही हम t इज इक्वल टू 0 एक्सपेरिमेंट विल स्टार्ट। तो अब एक्सपेरिमेंट कब तक चलेगा हमें नहीं पता, तो हम ये कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट विल बी गो ऑन टू इनफाइनाइट टाइम। तो एक्सपेरिमेंट इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा और जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको हम यहाँ पर इस ड्यूरेशन में मेज़र करेंगे। नाउ व्हाट इज़ इनिशियल वैल्यू, क्योंकि हमने कहा है कि हमने कैपेसिटर को प्रीवियसली भी यूज़ किया था, तो क्योंकि हमने उसको प्रीवियसली भी यूज़ किया था तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू प्रीवियसली भी स्टोर्ड रही होगी, जो कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले भी उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ स्टोर्ड रही होंगी। तो उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि हमने कब उसको यूज़ किया था हमें ये नहीं पता, तो हम लोग मानते हैं कि -2 0 के बीच में कोई ड्यूरेशन रहा होगा जब हमने उसको यूज़ किया था, तो हमें बट उसके बारे में नहीं पता कि इस टाइम पर यूज़ किया था, तो हम बोलते हैं कि -0 के बीच में हमने कभी इसको यूज़ किया था। तो जितनी वैल्यूज़ इस टाइम ड्यूरेशन में आई थी उनको सभी को हम इनिशियल वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। वो सभी वैल्यू हमारी इनिशियल वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यूज़ हैं, और इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर 0 एज्यूम कर रहे हैं कि सब जितनी वैल्यूज़ होंगी इनिशियल वैल्यूज़ तो वो सब 0 होंगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एज्यूमिंग ऑल इनिशियल वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यूज़ हैं हमारे किसी फंक्शनल एलिमेंट में, उन सभी को हमने यहाँ पे 0 कंसिडर किया है। और जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें t इज इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हम ड्यूरेशन में जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी उन्हीं को हम कंसिडर यहाँ पर करेंगे। तो अब यहाँ पर क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जिक्र हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में इतना अवेयर नहीं होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे भी अवेयर, बट हम लोग यहाँ पर बेसिक्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं, और देन वी विल कंटिन्यू विद आर ट्रांसफर फंक्शन। पहले हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो कंसेप्ट हैं उनको प्रॉपरली बिल्ड करेंगे, अच्छे से तैयार कराएंगे, और फिर हम आगे चलेंगे फॉरवर्ड विद द ट्रांसफर फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो फर्स्ट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और जिन स्टूडेंट्स को ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में अवेयर हैं भी, जो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो अपने कंसेप्ट को इन लेक्चर के थ्रू ब्रशअप कर सकते हैं कि किस तरह से आप बहुत अच्छे से लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करना क्यों है, क्या ज़रूरत है लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करने की। हम लोग ये सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जितनी भी 99% ऑफ इक्वेशंस जितनी भी आपके पास क्वेश्चंस में आएगी वो सभी टाइम डोमेन में होगी, दैट इज़ इन आर टाइम डोमेन। तो टाइम डोमेन इक्वेशन को हैंडल करना हायर ऑर्डर कैलकुलस में, टाइम डोमेन इक्वेशंस को हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत लेंदी कैलकुलेशंस होती है इसमें। तो टाइम डोमेन इक्वेशंस को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है सॉल्यूशन निकालना। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर टाइम डोमेन से इसको एस डोमेन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म we transform the time domain equation into S domain। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू लाप्लास ट्रांसफॉर्म के द्वारा हम टाइम डोमेन इक्वेशन को एस डोमेन इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन में टाइम कंज्यूम हो रहा है और जो हमारे पास लेंदी लेबरियस वर्क हो रहा है, जो मेहनत लग रही है जो हमारी, वो हम कम कर सकें। तो टाइम डोमेन इक्वेशंस को पहले हमने एस डोमेन में कन्वर्ट किया, एस डोमेन से फिर हमने उसको सॉल्व किया, and then we reconvert it and then we retransform it into time domain। तब हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हम उसको वापस से टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बाय इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से
के द्वारा हम एस डोमेन सिग्नल को टाइम डोमेन में वापस लेके आएंगे। तो यहाँ पर एस इज द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो एस हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन है। इसका मतलब हम लोग टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन है, इसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों होंगे। जैसे कि एस इज इक्वल्स टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इमेजिनरी पार्ट है, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नाउ हम लोग देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के टाइप कितने होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट इज आर first one is our bilateral Laplace transform. First one is our bilateral Laplace transform and second one is our unilateral Laplace transform. So second one is our unilateral Laplace transform. Unilateral Laplace transform. So first is bilateral Laplace transform and second is unilateral Laplace transform. And bilateral Laplace transform is defined as, bilateral Laplace transform को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि Laplace transform of x of t, Laplace transform of x of t, x of t एक वो फंक्शन है जिसका हमें लाप्लास लेना है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो Laplace transform of x of t is equals to माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ओवर x ऑफ t। तो दिस फंक्शन इज पुट इन हेयर, हमने इस फंक्शन को यहाँ पर रखा है और इसको एक e ऑफ माइनस एस टी डी टी से मल्टीप्लाई करके माइनस इंटू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दिया। तो दिस इज आर बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दिस इज आर बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो दिस इज आर बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लिमिट है, ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रही है। तो इसको हम कुछ इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। द लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कैन बी स्प्लिट एज माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस 0 से इनफाइनाइट। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 जाने के लिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाने के लिए हम सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी टू 0 जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड देन वी गो टू द 0 टू इनफाइनाइट। तो 0 से इनफाइनाइट जाएंगे। तो इस तरह से हम इस लिमिट को, इस तरह से हम लोग इस लिमिट को स्प्लिट कर सकते हैं इनटू 2 पार्ट। अब हमें पता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमने यहाँ पर जितनी भी इनिशियल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में हमारे पास जितनी वैल्यूज़ मिलेंगी वो सभी इनिशियल वैल्यूज़ होंगी, और हमने अभी प्रीवियसली डिफाइन किया था कि सभी इनिशियल वैल्यूज़ को 0 लेना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इन सभी वैल्यूज़ को 0 पुट करेंगे। तो दिस ऑल विल बी रिटन एज 0। देन वी हैव फॉर्मूला, then we have this formula in this way, 0 to infinite x of t e की पावर माइनस एस टी डी टी। So this is called unilateral Laplace transform. Unilateral Laplace transform is defined as इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी की पावर माइनस एस टी डी टी। तो जितने भी अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे पास, उन सभी को हम इस फॉर्मूला के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम सभी इनिशियल वैल्यूज़ को यहाँ पर 0 कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन यूज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इससे पहले कि हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में और डिटेल में डिस्कस करें, हम थोड़े से और बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। वो सभी कंसेप्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हैंडल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास
कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हम आगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हैंडल करें तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो हमारे पास यूलर फॉर्मूला के अनुसार e की पावर j ओमेगा टी इज इक्वल्स टू e की पावर j ओमेगा टी अकॉर्डिंग टू यूलर फार्मूला। तो यूलर फार्मूला को आप 9th और 10th में पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा e की पावर j ओमेगा टी अगर है हमारे पास तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, cos ओमेगा टी प्लस j साइन ओमेगा टी। सेकेंड इज e की पावर माइनस j ओमेगा टी cos ओमेगा टी माइनस j साइन ओमेगा टी। तो दिस आर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन। अब यदि हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग फर्स्ट इक्वेशन विद सेकेंड इक्वेशन, तो बाय एडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड इक्वेशन, तो ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें रिजल्टेंट मिलेगा e की पावर j ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2 cos ओमेगा टी। And now we can also calculate the cos omega t. Value of cos omega t is equals to e की पावर j omega t plus e की पावर minus j omega t divided by 2. This is our first very important formula. तो इसको भी हम स्टार मार्क कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे आपको नीड पड़ेगी इसकी जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करेंगे टू फाइंड कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हमें इसका नीड पड़ेगा। नेक्स्ट इज अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें, इक्वेशन 1 इज माइनस विद इक्वेशन 2। तो अगर इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से माइनस करते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा एंड वी कैन राइट इट एज e की पावर j ओमेगा टी माइनस के e की पावर माइनस j ओमेगा टी इज इक्वल्स टू दिस टू पार्ट विल बी एट 2 j साइन ओमेगा टी एंड वी कैन राइट इट एज साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू e की पावर j ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस j ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2j। तो दिस सेकेंड फार्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि हमने ड्राइव किया है और इस पर भी स्टार मार्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिहेव व्हेन टाइम वेरीज। तो जब टाइम को वेरी करोगे, जब टाइम को चेंज करोगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा हम अब नेक्स्ट में ये देखते हैं। तो वी हैव First we have e की power j omega t. First we have e की power j omega t. Let j omega is equals to 1. यदि हम j omega को equals to 1 करते हैं तो we get e की power t. Now we have value of t if now we have value of t. If the value of t is 0, then what is the value of e की power t? It is e की power 0 and it is 1. Now if we put the value e की power 1 t, when we put t is equals to 1, जब हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर कैलकुलेटर की नीड रहेगी। तो जस्ट अ सेकेंड, तो जब हम t की वैल्यू e की पावर 1 पुट करेंगे तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हो e की पावर 1 की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीजिंग होगी। जो भी वैल्यू आएगी, बिकॉज वी डोंट हैव एनी कैलकुलेटर हियर, हमारे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको
अभी एज्यूम कर रहे हैं कि जो वैल्यूज़ होगी वो इंक्रीजिंग होगी। आप निकाल के भी देख सकते हो। 2 e की पावर 2 इज इक्वल्स टू इंक्रीजिंग, तो ये भी हमारा इंक्रीजिंग होगा अगर हम 3 पुट करते हैं। या फिर हम ये बोलते हैं कि अगर हम इस तरह से करते करते इनफाइनाइट तक जाते हैं तो e की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि e की पावर इनफाइनाइट पर रीच करेगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं e की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। दिस इज आवर फर्स्ट टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास वी हैव टाइम एक्सिस एंड एम्पलीट्यूड एक्सिस। तो दिस इज आवर टाइम एक्सिस, दिस इज आवर टाइम एक्सिस एंड दिस इज आवर एम्पलीट्यूड एक्सिस। तो दिस इज आवर e की पावर t एक्सिस। अब जब हमारा वैल्यू 0 है, t का वैल्यू 0 होने पर e की वैल्यू 1, तो हेयर e की पावर 1 e की वैल्यू। अगर हम इसको e की पावर 1 पुट करते हैं तो इसका कुछ वैल्यू होगा जो कि कुछ इस तरह से पॉइंट यहाँ पर आएगा। इस तरह से e की पावर 2 पुट करते हैं तो सेकेंड पॉइंट हेयर, एंड e की पावर इनफाइनाइट देन इट विल रीच टू इनफाइनाइट। तो कुछ इस तरह से कर्व हमारा ड्रॉ हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा कर्व इनफाइनाइट को रीच कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास एक कर्व हमको मिलता है। तो ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने लायक है, दैट e की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड e की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो ये दो वैल्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। So next is e की पावर माइनस j ओमेगा t। नेक्स्ट इज e की पावर माइनस j ओमेगा t। लेट also here j is equals to 1, j omega is equals to 1, then we get e की पावर माइनस t. Now for different values of t we can find the value of minus k t। तो अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो e की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अगर e की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो e की पावर माइनस 1 इज लेस देन 1। e की पावर 2 इज इक्वल्स टू इज लेस देन e की पावर माइनस 1, एंड देन वी गो टू द इनफाइनाइट। e की पावर माइनस इनफिनिटी इज इक्वल्स टू it is 0. This table is also important. So अब यदि हम इसको भी इसके लिए e की पावर माइनस t के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि e की पावर 0 के लिए इट इज हियर इज t एंड हियर द एम्पलीट्यूड इज e की पावर माइनस t, द वैल्यू ऑफ e की पावर माइनस t, एंड फॉर t इज इक्वल्स टू 0 इट इज 1। तो फॉर t इज इक्वल्स टू 0 इट इज समवेयर 1, assume that somewhere it is 1. This way we can write it as 1, and for e की पावर माइनस 1 it will decrease to somewhere here, e की पावर माइनस 2 it will decrease to somewhere here, for e की पावर माइनस dt इस तरह से करते करते जब हम इन्फिनिटी तक जाएंगे तो it will reach to 0. तो this curve is
दिस कर्व इज रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ ऑफ e⁻t। तो इस तरह से हम लोग, ये हमारे पास यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ पर आता है, दैट इज आर e⁻0 इज इक्वल्स टू 1 एंड e⁻∞ इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमारे पास आगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फाइंड करने में बहुत हेल्प करेगा। सो इन द नेक्स्ट सेक्शन, हम अपने अगले सेशन में हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि इन सभी वीडियोस को हम कंटिन्यू करें तो आप हमारे ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।